भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है, हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रस्तोगी चैम्बर्स से अभिषेक ए रस्तोगी, फाउंडर रस्तोगी चैम्बर्स हमारे साथ हैं। और साथ ही इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता भी हैं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी सुरेश कुमार भी हैं। आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। और संबोधन को अगर हम पूरी तरह से इसका निष्कर्ष एक टैक्स पेयर के लिहाज से, अभिषेक आपसे मैं शुरुआत करती हूं। सबसे पहले समझना चाहें खासतौर से टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी की दरें यहां पर बदली जाएंगी और इस कदर बदली जाएंगी जिससे लोगों को फायदा होगा, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसको अब हमें कैसे समझना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जो दरें फिलहाल लागू हैं इनमें क्या क्या फिलहाल स्लैब्स हैं और कहां-कहां आपको लगता है कि राहत मिल सकती है, क्या कुछ बदला जा सकता है? कविता जी, प्रधानमंत्री जी का जो आज का सुबह का अनाउंसमेंट है, उससे एक बात तो क्लियर है कि आगे आने वाले समय में 2 महीने में जीएसटी काउंसिल को पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये रेट रिजेक्ट करना पड़ेगा, रेट रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, जो आज के समय में टैक्सेस हैं जीएसटी के, वो 5% पर लगते हैं, 12% पर लगते हैं, 18% पे लगते हैं और 28% पे लगते हैं। तो पहली जो डिमांड इंडस्ट्री की है, जिससे कि जो क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट है वो खत्म होता है, तो पहली तो डिमांड ये कि जो 12% का टैक्स है, इसमें से कुछ पदार्थ जाने चाहिए 5% में और कुछ आने चाहिए स्टैंडर्ड रेट में, तो जिससे कि क्लासिफिकेशन का जो डिस्प्यूट है वो खत्म होता है। जो इतनी लिटिगेशन चल रही है डिफरेंट कोर्ट में, ट्राइब्यूनल भी बनेगा, इतने सारे मैटर्स जो कोर्ट में अभी टैक्स डिस्प्यूट क्लासिफिकेशन रेट को लेके हैं वो खत्म होते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है पहली चीज, तो बिजनेस को राहत मिलती है। जहां तक कि टैक्स दरों की बात है, 5% को में एसेंशियल गुड्स है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 12% में भी हैं, वो काफी सारी ऐसी चीजें जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो जाएंगे 5% में, और जो 18% का रेट है वो भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट के बाद कि वो रेट भी 18 से कम होके 16 या 15 पर आ सकता है। देखिए, आज की तारीख में जबकि ट्रंप भारत पर ये टैरिफ लगाना चाहता है, सबसे ज्यादा जो बिजनेसेस को इस समय चाहिए वो गवर्नमेंट के साथ एक ये चाहिए कि बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस मिले, ट्रस्ट डेफिसिट ना रहे। तो मोदी जी ने ये समझ लिया कि बिजनेसेस को इस समय कॉन्फिडेंस देने के लिए ये जीएसटी का अनाउंसमेंट बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जीएसटी की दरों में जैसे ही रेट कम होगा, जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हमारी इकोनॉमी का, जीडीपी का बहुत बड़ा पोर्शन डोमेस्टिक ड्रिवन है, तो अगर हमारा कहीं पर टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट आता है, तो जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है उस पर इनफैक्ट फर्क ना आए बल्कि वो बढ़ जाए, हम इंपोर्ट्स पे कम वो करें, डिपेंड रहें और हम ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन करें। वही प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है इन अनाउंसमेंट का। वो बिजनेसेस को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं इस समय, वो ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस समय बिजनेसेस के साथ खड़े हैं और ऐसी सारी चीजें जो कि बिजनेसेस को हेल्प करेंगी, वो भले ही कंप्लायंस से रिलेटेड हो। अभी आपने देखा होगा बहुत जगह रजिस्ट्रेशन कुछ कैंसिल हो जाती हैं, तो जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म रहा है। बिजनेसेस को कुछ हर्डल्स भी आए हैं, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी चीजों को ट्रैक भी किया है। तो अब समय आया है कि जबकि हमारा सिस्टम एक रोबस्ट सिस्टम है, कि ये टैक्स की दरों को देखा जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सीमेंट देखेंगे वो आज 28% में है, तो क्या सीमेंट 28% में रह सकता है? कुछ एयर कंडीशनर्स हैं जो 28% में रहते हैं, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हैं जो 18% में हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं जो 18% में हैं, कुछ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, जैसे अब ईवी की बात करते हैं, अब हर एक जो मिडिल क्लास इनकम का ग्रुप का लोग हैं वो भी व्हीकल्स खरीदते हैं, तो उन पर भी वो 18% जो लगता है। इंश्योरेंस जो रेकरिंग चीजें हैं, ऐसी चीजों पर, और अगर आप देखें, बात करें टेलीकॉम या इंश्योरेंस की, अब ये हर जना इस्तेमाल करता है, तो
तो प्रधानमंत्री जी का रैशनलाइज उद्देश्य करने की ये बात है। यहाँ पे की गई है, और भी इसके पहले हुए। अभिषेक, मैं समझती हूँ आपसे, वन राउंड ऑफ क्वेश्चन सबके साथ पूरा करने के बाद सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा जोर हमेशा की तरह, और उसमें भी घरेलू उत्पादन बढ़ाने को लेकर फर्टिलाइजर्स के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने इसका आह्वान किया है। आपसे मुझे समझना है कि इंडस्ट्री इसको अब कैसे देखती है, और साथ ही अब ये मुमकिन कैसे होगा घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए किस किस तरह की मदद चाहिए होगी, किस किस तरह की प्लानिंग और ऑपरेशनल और रेवेन्यू के फ्रंट पर आपको लगता है कि एक रास्ता निकालना होगा? सबसे पहले तो इस स्वतंत्रता दिवस पर जो अभिभाषण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही अद्वितीय किस्म का था, और उसके अंदर केवल फर्टिलाइजर नहीं, सारी जो बातें कही गई थी वो सिर्फ सुनने वाली बातें नहीं थी, वो अनुकरणीय बातें थी। फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत पॉजिटिवली इसकी तरफ देखता है, और पूरी एंथुजियाज्म के साथ और पूरी निष्ठा के साथ प्रधानमंत्री जी की जो वक्तव्य है और उनकी जो चिंताएं हैं उसमें अपना सहयोग देना चाहता है। जो हमारे पास एवेन्यूज उपलब्ध होंगे, जो विकल्प उपलब्ध होंगे, जो हमारे मिनरल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंस है उसको धीरे धीरे कम करने के लिए, पहले तो ये होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है देश में, इस इंडस्ट्री में कुछ पॉलिसी लेवल पर ऐसे चेंज किए जाए कि हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको एनकरेजमेंट मिले, उसको बढ़ावा मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी नहीं है, पर अभी भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडस्ट्री पूरी सपोर्टेड है, लेकिन और कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत है जिससे आसानी से लोग इन्वेस्टमेंट कर सके इस क्षेत्र में, और लोगों को उसका जो प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स मिल सके। दूसरा ये किया जा सकता है कि हमारे जो घरेलू प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी, फॉस्फेटिक प्रोडक्ट्स, सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह, उसको भी एक बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज के ऊपर पुनर्विचार किया जा सकता है। अभी फर्टिलाइजर के क्षेत्र में एक और भी सवाल आता है कि बाकी सारे क्षेत्रों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हुई है, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हो पाया, जैसे एलपीजी गैस के केस में होता है या और चीजों के बारे में होता है कि सीधे कैश पैसे जो कंज्यूमर के अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कंज्यूमर हम किसान को मान ले तो किसान के अकाउंट में, जैसे पीएम की जो समृद्धि योजना है, किसान समृद्धि योजना, उसके तहत किसानों को सारा पैसा दिया जाता है, वैसे अगर ये सारा पैसा किसानों को चला जाए सब्सिडी का, अभी जो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू रूट होता है उसकी वजह सीधा किसानों के पास चला जाएगा, तो शायद किसान फिर सोच समझ करके फर्टिलाइजर्स का यूज और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे बैलेंस यूज करने का हमारा जो सपना है वो भी साकार होगा, और क्वालिटी के लिए भी किसान बॉर्डर करेगा। जो अच्छी क्वालिटी की चीज होगी उसी को किसान खरीदना चाहेगा। इसके अलावा कुछ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में बढ़ावा करना चाहिए, कुछ नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में बढ़ावा करना चाहिए, और ग्राम पंचायत के स्तर पर जो जैव उर्वरक जिसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, अगर उसकी उपलब्धता किसानों को हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा समाधान किसानों को उनके गांव में उपलब्ध हो जाएगा। ये कुछ संभावित विकल्प हो सकते हैं। चलिए, फर्टिलाइजर सेक्टर पर और भी सवाल पूछेंगे आपसे, क्योंकि आउटपुट और बाकी ग्लोबल अनिश्चितताओं का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर भी एक टेक लेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले मनीष जी आपके पास में आऊंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर तो बहुत सारी प्लानिंग है। काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि दिवाली की बात हो, जहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म्स हम आता हुआ देख रहे हैं। इस साल के एंड में मेड इन इंडिया की चिप जो है भारत में और विदेश में भी आपको मिलेगी, और ये जो डेवलपमेंट है ये तो उम्मीद से पहले, टारगेट से पहले ही अचीव किया जा रहा है। तो जिस रफ्तार की हम उम्मीद कर रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से ये रफ्तार हो रहे हैं। और एक और चीज जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है, और आप शायद समझाएंगे विस्तार से भी, कि पीएम मोदी की टाइमलाइन और डेडलाइन हमेशा बैंग ऑन होती है। वो जो भी निर्धारित करते हैं अपने लिए समय, जो भी तय करते हैं, या तो उस पर या उससे पहले हम डिलीवरी देख लेते हैं चीजों की। देखिए कविता जी, अभी जो एक्सपर्ट्स, महोदय अच्छे टैक्स एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि कई सारे रेट्स में किन किन चीजों में क्या पॉसिबल हो सकता है। वो कह रहे थे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, सहमत हूं। कम से कम 2 वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 2 स्लैब की बात करी है, 2 और मैक्सिमम 3। अब आपने बात कही कि मोदी जी जो प्लान करते हैं वो टाइम से पहले अचीव करते हैं। देखिए यही सक्सेस है।
और आज के जो भाषण के बारे में कहा जाए कि किस मनीष तरीके जी, से यहाँ पर भारत इस को वक्त एक विकास ब्रेकिंग भी आ रही है। मनीष जी, एक ब्रेकिंग भी आ रही है क्योंकि हम स्लैब्स की बात कर रहे हैं। अभिषेक को भी चर्चा में लेकर आएंगे क्योंकि जो प्रस्ताव जा रहा है आ रहा है, जो जानकारी हमें मिल रही है सोर्सेज की तरफ से, 5 और 18 दो स्लैब्स का प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है। और उसके बाद 5 से 7 कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अभिषेक, जहां पर बताया जा रहा है कि 40% तक का जो है टैक्स लगाया जा सकता है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और 5 से 18% के 2 जीएसटी स्लैब का प्रस्ताव दिया जा रहा है। और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स में जो है हायर जीएसटी का एक प्रपोजल भी सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 से 7 प्रोडक्ट पर 40% जीएसटी स्लैब का प्रस्ताव भी दिया जा रहा है। फिलहाल सोर्स बेस्ड खबर है ये, लेकिन क्या यही स्वरूप आप भी समझते हैं नए रिफॉर्म बिल का? देखिए, बड़ी खबर जैसे है कि ये। बात थी ना, अभिषेक 12 जी, ये बहुत बड़ी खबर है। और अगर केवल 2 टैक्स स्ट्रक्चर रह जाते हैं और केवल 5 से 7 प्रोडक्ट्स 40% पे जाते हैं, तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। देखिए, जो 12% वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अहम भूमि निभाते हैं मिडिल क्लास एक्सपेंडिचर में। तो वो सारे के सारे, जब प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि एक बेनिफिट देना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स 12% से 5% में जाए जाएंगे और इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट बहुत कम रह जाते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट खत्म होते हैं और 40% वाले प्रोडक्ट सारे सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर कि किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर अभिषेक, वो पान higher tax रहता है। तंबाकू को जैसा कि आप चर्चा में भी अपने पहले जवाब में भी आपने कहा कि कुछ आइटम्स को हायर टैक्स स्लैब में रखा जाएगा, तो यहाँ पर पान मसाला तंबाकू को जो है 40% में रखा जा रहा है। तो अभी ये प्रस्ताव सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि यहाँ पर जीएसटी में जो जीओएम है उनके सामने रखा जाएगा। अब बताइएगा। 40% कविता जी बहुत अच्छा रेट इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख में उन पर सेस भी होता है, राइट, कॉम्पनसेशन सेस भी है। कॉम्पनसेशन ओके, सेस अब खत्म होगा, तो वो रेट केवल 28 नहीं होता था, उस पर कॉम्पनसेशन सेस भी होता था। ये एक डीमेरिट गुड्स हैं, तो ये बहुत अच्छा एक है कि अगर उस 40% वाली कैटेगरी में केवल 7 प्रोडक्ट रह जाते हैं, तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छा मूव रहेगा। अब अगर मैं आपसे समझना चाहूं, 12 से 28% जीएसटी स्लैब खत्म करने का प्रस्ताव है, तो अब मामला जो है हमें लगभग 2 स्लैब्स पर आकर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक, पान तंबाकू मसाला पर 40% और कौन कौन से आपको लगता है जो 5 और 18 के दायरे में आएंगे? देखिए, 5 और 18 के दायरे में आज 5% में केवल वो वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि एक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, मास कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो 12 से बहुत सारे प्रोडक्ट्स 5 में मूव करेंगे। इन्फ्लेशन को जो बढ़ेगा उसको रोकेंगे, तो बहुत सारा मास कंजम्पशन वाला अभिषेक जी, मिडिल 12 क्लास और वाला 28 खत्म करेंगे, 12-28 खत्म करेंगे, तो वहां के प्रोडक्ट्स कहां कहां पे अब डिवाइड हो सकते हैं 5 और 18 में से? जो 28 वाले प्रोडक्ट हैं वो मोस्टली सारे के सारे प्रोडक्ट्स 40% में जाएंगे। मगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सीमेंट है, सीमेंट 40% पे जा नहीं सकता। सीमेंट रियल एस्टेट में यूज होता है, सीमेंट को 18% पे लाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि अगर 7 ही पदार्थ जाने हैं 40 में, तो मतलब वो नंबर बहुत कम है। वो तंबाकू एटसेट्रा वाले जो डीमेरिट गुड्स हैं वो ही जाएंगे, तो देश के लिए एक बहुत बड़ा मूव है। अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स 18% में आ जाते हैं तो रेवेन्यू पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। तो रेवेन्यू कलेक्शन रोबस्ट रहेगी, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। और मोस्टली प्रोडक्ट्स जो 28% में, जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे डीमेरिट प्रोडक्ट्स जिनको नहीं कहा जा सकता, जैसे एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं, वो 28% में है, वो 18 में आ जाती हैं। जो सीमेंट है वो 18 में आ जाता है 28 से। तो ये बहुत बड़ा एक अहम मूव रहेगा और इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कुछ ऐसी कंजम्पशंस और सेक्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। के लिए राहत देखते हैं यहाँ पर अभिषेक, अगर हम ये समझा पाए तो वो कहाँ किन किन फ्रंट पे हमें राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है? फिर देखिए, अभी राहत मिलेगी जैसे कि सीमेंट पे राहत मिलेगी। सीमेंट पर 28% एक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा इशू है।
एयर कंडीशनिंग यूनिट्स अगर आप देखते हैं वो भी रियल एस्टेट सेक्टर से भी जुड़ा है, बट एयर कंडीशनिंग भी जो बड़ी यूनिट्स होती हैं वो 28% में आती हैं, उस पर भी राहत मिलेगी। बिल्कुल। जो टोबैको एट सेक्टर से कलेक्शन होती है वो हाई कलेक्शन रहती है, वो 40% पे जाएगी। में आएगी। इस बीच एक बार बता दें हम दर्शकों को कि हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जो ये खबरें भी लेकर आ रहे हैं, फिलहाल तो ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बस कुछ ही देर में इनसे बात करेंगे और डिटेल्स देंगे इस पूरे मामले में। जी अभिषेक, आप बता रहे थे कुछ हाई एंड में जाएगा, 40% में जाएगा। जी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो डीमेरिट गुड्स हैं वो 40% में जाएंगे, और जो कुछ ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो एक लग्जरी गुड्स में माना जाता था, हाँ। मगर वो 40% में नहीं जाएंगे। हाँ। सो अगर आप देखेंगे कि सीमेंट हो एक गया, बार टैक्स स्लैब फ्लैश कीजिएगा टीवी पर ताकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए कि अभिषेक कौन कौन से उसकी बात कर रहे हैं, स्लैब्स की बात कर रहे हैं जिनमें बदलाव होगा। जी अभिषेक। जो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स है जैसे वो 28% पर हैं, वो 18 पे आने की उम्मीद लगता है। जो आपके और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डीमेरिट गुड्स में नहीं आएंगे वो भी 18 में आने की उम्मीद है। सीमेंट का 18 में आना बहुत बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इंपैक्ट होगा। एक बार अभिषेक एक बार देखिए, मैं रीड आउट कर रही हूँ 12% में जो आ रहे हैं फिलहाल, बटर, घी, पैक्ड फूड आते हैं, बादाम, मोबाइल फोन, फ्रूट जूस, रेडी टू ईट वेजिटेबल्स हो गया, अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, प्रिजर्वेटिव्स, छाता, ये सब 12% में आते हैं। तो ये समाप्त हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये 5 में जाएंगे सीधा सबके साथ? ये सीधा सबके सब 5 में जाएंगे, क्योंकि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, हाँ। और जितने भी ऐसी ड्रिंक्स एटसेट्रा ये वाले रिलेटेड है, जूसेस टाइप ये जो हैं, हाँ। ये सारे के सारे 12% से 5% में जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 28 में छोटी कारें आ जाएंगी, प्रीमियम बाइक्स हैं, एसी, फ्रिज, इसका आप जिक्र भी कर रहे थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अधिकतर आइटम जो कि 28% में आते थे, लग्जरी कार हो गया, सिगरेट्स की हम बात कर रहे हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आ रहे हैं। इनमें से आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें हो सकता है 40 में आ जाए, जैसे कि लग्जरी कार वगैरह आपको चांसेस लगते हैं ज्यादा आ जाएंगे, सिगरेट भी आपको लगता है कि शायद 40 में? मुझे ऐसा लगता है कार में मुझे ऐसा लगता है कि 2 कैटेगरी बनाई जाएंगी। लग्जरी कार्स को हायर कैटेगरी में टैक्स करा जाएगा, मगर ईवीज को और जो मिडिल क्लास कार्स यूज करते हैं उनको तो 100% 18% में ही लाया जाएगा, क्योंकि उसी को बोला जाएगा कि ये दिवाली धमाका है, उससे एक इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। और ये बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को इससे फायदा होगा। और बाकी जो यहाँ पर आइटम्स हैं, जो कुछ हम यहाँ पर 3% के आसपास देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उसको तो नहीं छेड़ा जाएगा ना। इमिटेशन ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स, नेचुरल मोती, सिल्वर, गोल्ड, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, क्या उनको भी डिवाइड किया जाएगा अभिषेक? देखिए, इनको भी क्या करा जाएगा, थोड़ा सा इसमें भी डिवाइड करा जाएगा, डिवाइड होगा, मुझे लगता है रिव्यू होगा। जो कुछ प्रेशियस मेटल्स हैं वो एक बहुत ही मिनिमम परसेंटेज पर टैक्सेबल हैं, तो उनको हो सकता है कि कुछ मेटल्स और गोल्ड एंड ये ज्वेलरी जो है आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसको हो सकता है 5% पे लाया जाए। का एक बार फिर से हम समझेंगे, जो सोर्स बेस्ड आ रहा है, हमारे सहयोगी से हम जुड़ेंगे। लेकिन मनीष सर, सवाल अब आपसे ये है कि पूरी तरह से कंजम्पशन, खपत का जो गेम है वो चेंज हो जाएगा भारत में अगर आपने इस तरह से बदलाव कर दिए तो? देखिए, एक किसी गाने की 2 लाइन है, कुछ पाकर खोना है और कुछ खोकर पाना है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमें वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसके लिए मुझे जनता को बेनिफिट देना है, और उन्होंने बात की ह्यूमन बेनिफिट, यानी हर आदमी की लाइफ स्टाइल में अपग्रेड होगा, बेनिफिट होगा। यानी कंज्यूमेबल फूड प्रोडक्ट्स में अगर कमी होगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे। इनकम टैक्स पहले ही उन्होंने बैलेंस कर दिया है। ये बात सही है कि इससे देश को लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन बदले में निवेश आएगा और जीडीपी में इंप्रूवमेंट होगा। और अगर निवेश आता है, जीडीपी में इंप्रूवमेंट होता है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक मॉडल होगा। और वही बात अभी हमने सिर्फ रेट की है, अगर हमने कंप्लायंस की बात कर दी, अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं जीएसटी के रेट को घटा के 20 से 15 कर दूंगा लिमिट को, उससे बहुत सारे लोग कवरेज में आ जाएंगे। लेकिन 15 से 20 लाख वालों के लिए कोई स्पेशल कंप्लायंस हो जाए। मनीष जी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और डिटेल्स वो दे रहे हैं, उसके बाद चर्चा को और फैलाएंगे। जी प्रकाश, क्या खबर मिल रही है आपको सूत्रों से? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की चर्चा की। उसके बाद जो गवर्नमेंट सोर्सेस के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है, उसके हिसाब से जीएसटी का
जो प्रस्तावित स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है, जिसके हिसाब से सरकार की योजना ये है कि दो ही जीएसटी रेट्स रहे, जो जीएसटी स्लैब रहे एसेंशियली 5% और 18%, जिसमें कि अगर आप 5% देखें तो 12% स्लैब में जितने भी आइटम्स हैं 99% आइटम्स को 5% जीएसटी स्लैब में लाया जाएगा, और जो 28% जीएसटी स्लैब है उसके कुछ प्रोडक्ट्स को 18% जीएसटी स्लैब में लाया जाएगा, और 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। ये प्रस्ताव है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया है, और इसको जीएसटी जीओएम को भेजा गया है और बाकी स्टेट्स को भी भेजा गया है उनके कंसिडरेशन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा जहाँ तक सिन गुड्स आइटम की बात करें, जिसमें पान मसाला, टोबैको जैसे आइटम्स हैं, जो कि इस वक्त 28% जीएसटी स्लैब में हैं, और साथ साथ उन पर सेस भी लगाया जाता है, उसके लिए एक 40% का स्लैब होगा, जिसमें हार्डली 5 से 7 आइटम्स होंगे, जिसमें टोबैको, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स होंगे, जिस पर 40% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि मार्च 2026 से जो कॉम्पनसेशन सेस है उसकी मियाद खत्म हो रही है, यानी कि कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगाया जाएगा। सरकार इन प्रोडक्ट्स पे कॉम्पनसेशन सेस नहीं वसूलेगी, इसका फैसला हुआ है और इसको लेकर आम सहमति है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि करीब करीब 90% आइटम जो है वो 5% स्लैब में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। प्रपोजल जीएसटी जीओएम को भेजा गया है, राज्यों को भी भेजा गया है, और उम्मीद की जा रही है कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मसले पर चर्चा होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अगर आप सेक्टोरल इम्पैक्ट की बात करें तो कोर इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं, कोर इकोनॉमिक सेक्टर्स में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोटिव सेक्टर्स, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ, जिसमें मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस भी शामिल है, और साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, इन पर जीएसटी की दरें कम होने जा रही हैं। इस तरह का प्रस्ताव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी जीओएम और स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। और अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है, ऑफ कोर्स जीएसटी काउंसिल जो है वो एपेक्स बॉडी है, वही डिसाइडिंग बॉडी है, अगर उसने इस पर सहमति जता दी तो जाहिर तौर पे आम कंज्यूमर को, इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को, फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को इसका काफी फायदा होने जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जीएसटी काउंसिल क्या फैसला लेती है। बिल्कुल प्रकाश, लेकिन अब बैठक कब है जीएसटी काउंसिल की? कोई तारीख यहाँ पर तय की गई है? देखिए, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि ये बैठक जल्द होगी, लेकिन अब इस प्रस्ताव के बाद जीओएम जीएसटी की बल्कि चुनौतियां बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अब फिर से कंसल्टेशन की प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी स्टेट्स के साथ, क्योंकि जीएसटी जीओएम की जो जीएसटी जीओएम ने करीब 4-5 बैठकें ऑलरेडी की है, अगर आप ओवर ऑडिट रैशनलाइजेशन की बात करें, लेकिन तब ये प्रस्ताव नहीं भेजा गया था सेंटर की तरफ से। लेकिन अब ये प्रस्ताव जब भेजा गया है तो जाहिर तौर पे बैठकें की दौर फिर से शुरू की जाएंगी। तमाम स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव उसमें हैं, जिन राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स रेट रैशनलाइजेशन की कमेटी में नहीं है, उनको अलग से ये प्रस्ताव भेजा गया है। और अब जीएसटी जीओएम के सामने ये चुनौती होगी कि वो वाइडर कंसेंसस बनाए और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव जो रिपोर्ट है वो काउंसिल के सामने सौंपे। तो अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होगी, लेकिन हाँ, उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने यानी कि सितंबर के मध्य तक काउंसिल की बैठक हो सकती है, और उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी चलिए, अब सबकी नजर इस बैठक पर होगी, और उसके साथ साथ जो अब फैक्टर्स है रैशनलाइज करने को लेकर, उस पर सबका मंथन होगा। प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर सोर्स बेस्ड खबर जो हम फ्लैश भी कर रहे हैं, जो प्रस्ताव के तौर पर दिया गया है और जो जीओएम जीएसटी को भी दिया गया है, लगभग 12 से 18% के जो जीएसटी स्लैब्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। 12% में जितने भी आते हैं 99% ऑफ दोस प्रोडक्ट्स अब वो 5% में चले जाएंगे। 5 और 18 ये दो स्लैब्स हैं, और 5 से 7 प्रोडक्ट्स जो हैं वो 40% के स्लैब में आएंगे। मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे, इस बीच में हमने प्रकाश से बात करनी शुरू कर दी थी। अब बताइएगा सर, जो रैशनलाइजेशन सामने आ रहा है कैसा लग रहा है आपको? देखिए, रैशनलाइजेशन बहुत परफेक्ट है, अच्छा है। 12% का जो स्लैब है वो बेसिकली जो जीवन लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट हैं, खाने के प्रोडक्ट हैं, वो सारे शामिल है। अगर 5 की तरफ चले जाते हैं तो 5 में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो है इनपुट का यूज नहीं कर पाते, तो सरकार को रेवेन्यू का उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी नुकसान होगा, और सरकार उस नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। क्योंकि इस सब से क्या होगा, जो हमारे सिस्टम में कैश मूव हो रहा है वो कैश का मूवमेंट कम होगा, पहली बात।
दूसरी बात, टैक्स चोरी भी कम होगी। जो लोग फेक आईटीसी क्लेम करते थे, जब रेट 5% रह जाएगा तो उसमें बचत ही नहीं होगी, चोरी करने का फायदा नजर नहीं आएगा। तो लोगों को लगेगा चोरी करके मैं चक्कर में फंसूं, अधिकारियों के जाल में आऊं, इससे बेटर है कि मैं चोरी ना करूं। तो ये बड़ी सक्सेस होगी, इससे रेवेन्यू का ओन कंपनसेट भी हो जाएगा। और तीसरी बात, ये बात सही है, मोदी सरकार को ये भी पता है कि जीएसटी के अधिकारी भी कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं और आम जनता, आम व्यापारी उनसे त्रस्त है। अब वो अपनी बात कह नहीं पा रहा, लेकिन सरकार तक वो खबरें पहुंच रही हैं, तो उसकी व्यवस्था भी एक तरफ हो रही होगी। दूसरी, कंप्लायंस को कुछ इस तरीके से करना होगा मोदी सरकार को, और मुझे लगता है इस पर काम चल भी रहा है कि जो बड़े व्यापारी हैं उन पर कंप्लायंस का लेवल ज्यादा हो, लेकिन छोटे व्यापारियों पर कंप्लायंस का लेवल कम हो, जिसका नतीजा ये निकले कि वो जो छोटे लोग हैं वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से ना डरें, क्योंकि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे वही चोरी करने पर आमादा है या किसी तरीके से बाईपास कर रहे हैं गेम को। तो मुझे लगता है वो अगर एक बार वो सारे कवरेज में आ जाते हैं तो हम देश की जो 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 जैसे कहते हैं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो सपना 2026 का 27 का है, वो 26 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। आप कह रही थी कि मोदी सरकार अपने टारगेट को जल्दी अचीव करती है, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। चलिए, उम्मीद इसी की है, उम्मीद इसी की है, और मेरे ख्याल से इसको लेकर अब कदम भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। देखिए, सुबह मेंशन हुआ, उनके संबोधन में जिक्र हुआ, और उसके बाद यहाँ फटाफट प्रस्ताव की डिटेल्स भी हमारे पास आ गई है। भले ही सोर्स बेस्ड है, लेकिन अब देखना होगा कि जो टाइमलाइन बताई है सितंबर अक्टूबर के आसपास जब भी बैठक होती है तो क्या कुछ खाका निकल के आता है। लेकिन फिलहाल जो प्रस्ताव है उससे आम आदमी को राहत, इंडस्ट्री को राहत, और एमएसएमई और बाकी व्यापारियों को बहुत ज्यादा मजबूती फिलहाल के खाके से दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े इस खास पेशकश में, और इसी के साथ इस शो को भी हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।